So hi everyone, my name is Arjun Singh and welcome to my channel. And in this video हम आज इंटरव्यू लेने जा रहे हैं अभिषेक झा का, जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं मसाई से। एंड उनसे हम उनकी मसाई की जर्नी पूछेंगे और क्या रियलिटी है एक्चुअल में मसाई की। और साथ में साथ ये पूछेंगे कि क्या प्लेसमेंट का प्रोसेस है और क्या जो आजकल आप काफी सुन रहे होंगे क्वेश्चन कि हायरिंग काफी स्लो हो रही है, हायरिंग रिसेशन आ रहा है मार्केट में। सो ये सब चीजें क्या हैं, इन चीजों के बारे में हम अभिषेक से डिस्कस करेंगे। सो हेलो अभिषेक। Hello everyone and hi Arjun. या वेलकम टू माय चैनल। Yeah, तो thank you so much. अभिषेक, Mm. आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे ऑडियंस के सामने। सो ओवर टू यू अभिषेक। Yeah, sure. ठीक है, सबसे पहले माय नेम इज अभिषेक झा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। और मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले एक्चुअली मैंने बीटेक करा है सिविल इंजीनियरिंग से। 2020 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो सिंस मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग से था, तो उस समय कोविड चल रही थी, सबको पता है 2020 में। तो मेरी प्लेसमेंट हुई नहीं थी कॉलेज से। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था, या मैं ये सोच रहा था कि बहुत गंदी स्थिति हो गई थी, क्योंकि सिविल में कोई हायरिंग हो नहीं रही थी। कॉलेज में कोई कंपनी भी नहीं आई थी। आईटी वाले बच्चे के बहुत सारे सीएसआईटी के प्लेसमेंट हो चुकी थी, बट कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, स्विच करना बहुत बड़ा डिसीजन था। तो मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँगा। ओके, तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली आया एसएससी और यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे मुखर्जी नगर बहुत लोग जानते होंगे, बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए है, और इंग्लिश मीडियम के लिए राजेंद्र नगर बहुत फेमस है यूपीएससी के लिए। तो मैं आया था कि मैं एसएससी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूंगा। बट जब 2-3 महीने मैंने प्रिपरेशन भी करा, बट देखा कि वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है एसएससी की। तो मैंने सोचा कि इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एसएससी या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 years तो देना ही होगा आपको, राइट ये राइट। श्योर है। इससे पहले कोई चांस नहीं है। तो मैंने सोचा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूं, मुझे जल्दी जॉब चाहिए थी। तो फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, जो मेरे कॉलेज से ही बिलोंग करते थे, आईटी सेक्टर के थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे लेकिन मेरे पास कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो प्लीज रिकमेंड करो कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज था। पहले मैंने यूट्यूब से भी स्टार्ट करा, पढ़ने की कोशिश की बहुत सारी चीज। बट यूट्यूब में क्या होता है ना कि कंटेंट तो मिलियंस ऑफ कंटेंट्स है, बट हाँ एक राइट सिस्टमैटिक वे नहीं है वहाँ पे राइट। कोई डिसिप्लिन नहीं होती है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर जो भी ये लोग सोचते हैं कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, तो गलत तरीका है पढ़ने का। क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है ना, एक सिस्टमैटिक वे होता नहीं है पढ़ने का। आपको कंटेंट ऑब्वियसली हर तरह के कंटेंट मिल जाएंगे वहाँ पे, बट कोई भी चीज निकालने के लिए डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। तो वो चीज मैंने एक्सपीरियंस करा वहाँ पे। मैं सोचा 3 महीना मैंने दिया कोडिंग पे, यूट्यूब से सीखा, बट कुछ चीजें हो नहीं रही थी सही से। तो फिर मैंने दोस्त मैंने मुझे बोला कि एक प्लेटफॉर्म है मसाई, वहाँ वो ज्वाइन कर लो। वो बहुत ही बेसिक से समझाते हो, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कि उसने भी करा था मसाई से ही, वो मसाई से ही ग्रेजुएट हुआ है, उसने जॉब भी मसाई से ही लिया। तो उसमें बेसिकली मसाई में क्या होता है कि आईएसए एक स्कीम होता है, हाँ जैसे कि हाँ, अगर आपका सैलरी जैसे 5 LPA से ऊपर है तो आपको पे करना होगा, कुछ परसेंटेज पे करनी होती है। तो मुझे डर लग रहा था पहले कि मैं आईएसए साइन करूँ या नहीं। उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, मसाई की 3 lakhs है। तो मैं सोच रहा था करूँ या नहीं। फिर मैंने रिस्क लिया। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई, क्योंकि मसाई में ये भी है कि अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है तो आपको कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ये करना होगा। मैं हाँ, तो मैं बहुत डर गया था कि मुझे कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं हो सकता है मैं टर्मिनेट भी हो जाऊँ, क्योंकि मसाई वाले एक चांस देते हैं आपको रिपीट करने के लिए। अगर कोई बेसिकली 6 यूनिट होते हैं मसाई में, पूरे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ। 6 यूनिट का कोर्स होता है, और हर यूनिट में 5 या 6 इवेल्यूएशंस होते हैं। वो इवेल्यूएशंस आपको कट ऑफ पार करना होगा। अगर आप पार नहीं करते हो, आपको फिर से एक बार एसिंग करना होगा, मीन्स रिपीट करना होगा। अगर आप फिर दोबारा आपको एक मौका दिया जाएगा, अगर आप फिर से एसिंक लगता है तो आपको टर्मिनेट कर देंगे वो लोग। तो वही चीज तो थी, हाँ। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि पॉइंट इसमें एसिंक की वो बढ़ा दिया, अब 2 एसिंक हो गए मिनिमम। अच्छा। मतलब पूरी जर्नी हाँ। में, मसाई की जर्नी में 2 एसिंक, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो ये चीज नहीं है, स्ट्रिक्टनेस उन्होंने बढ़ा दिया। बट काफी पहले इंस्ट्रक्शन डाल दी। पहले ये था कि एक पार्टिकुलर यूनिट में 2 एसिंग कर सकते हो, बट अब ओवरऑल 2 एसिंग है, राइट। हाँ हाँ, अब ओवरऑल 2 एसिंक है। मीन्स 2 से ज्यादा सिंक हुआ मतलब आप टर्मिनेट हो जाओगे। हाँ तो ये चीजें थी। फिर मैं 21 जून को मेरा बैच स्टार्ट हुआ था। वेब 11 बैच था मेरा, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए कोर्स था। हम्म। तो यूनिट 1 मैंने स्टार्ट करा, तो चीजें बहुत नई नई थी। मेरे बैच में मुझे याद है 250 से 300 बच्चे थे उस समय वेब 11 में।
तो उसमें से 60% ऐसे थे जो मेरे जैसे थे, जिसको कुछ नहीं पता था, मतलब जिसका कोडिंग बैकग्राउंड दूर दूर तक कुछ नहीं था। तो ये चीज पॉजिटिव थी मेरे लिए कि चलो मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे 60% है, तो जब ये लोग कर सकते तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या था, मैं बता रहा हूँ रूटीन। उनकी 3 क्लासेस चलती है। एक तो इनका करिकुलम मैं बताता रहा हूँ, 996 वाला कोड है, मीन्स आपको 6 डेज देने होंगे, 12 आवर्स, और संडे को एक दिन रेस्ट मिलेगा, वो भी मंडे को इवैल्यूएशन होती है, हर मंडे को इवैल्यूएशंस होती है। तो ये अभी पता नहीं चेंज हो गया होगा, बट उस समय तो यही थी। तो स्टार्टिंग में मैं 2 वीक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया लिटरली, बट मैं चीज़ों को देख रहा था, बार-बार रिपीट कर रहा था जो वीडियो, जैसे सुबह डीएसए की क्लासेस होती थी जो अमन बस लेते थे। फिर बीच में स्किलेथन सेशन होता था, उस समय श्वेता खन्ना करके मैम थी, वो पढ़ाती थी स्किलेथन। और लास्ट में कोडिंग बैच चलती थी, मीन्स कोडिंग क्लासेस होती थी 2 घंटे की, जो हमारे सीटीओ सर है अनुपुल सर लेते थे उस समय। शायद अब अनुपुल सर नहीं लेते क्लासेस, नहीं नहीं, राइट? हम काफी हाँ, और डिफरेंट उससे पहले मैं बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रम होती है 9 बजे, टाइम। सबसे पहले हाँ स्क्रम हाँ, होती है, सारे आधे घंटे की स्क्रम होती है, जिसमें रूटीन बताया जाता है, डेली रूटीन, कि आज क्या क्या होने वाला है हर बैच के लिए। तो यही 1 महीना तक ऐसा ही चला। तो मुझे एसिंक लग गया। बेसिकली मैं इवैल्यूएशन जो कट ऑफ मार्क्स चाहिए तो मैंने पास करा नहीं, तो मुझे एक रिपीट करने का मौका मिला फिर से। तो बट एक चीज फायदा हुई वहां पे रिपीट से, कि मैं चीजों को समझना मेरे लिए आसान हो गई चीजें, क्योंकि एक ही चीज मैं बार बार पढ़ रहा था। एसिंग में क्या होता है कि सेम चीज पढ़ना होता है। तो जैसे कि बेसिक था, यूनिट 1 बेसिकली पूरी बेसिक्स थी, जैसे जावा स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ाया, बेसिक जावा स्क्रिप्ट की लूप क्या होता है, फॉर लूप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप होते हैं, डिफरेंट मीन्स लाइक प्रिंट करना है प्राइम नंबर को कैसे करना है, पैलिंड्रोम, जो कॉमन क्वेश्चन है जो कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है। तो बस डीएसए था, और कोडिंग में बस उन्होंने बस बोला, मतलब डीएसए कोडिंग एक तरह से सिमिलर ही था, वहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं थी। फिर मैंने चीजें मेरे लिए आसान हो गई यूनिट, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा था, तो बहुत इजीली मैं पास कर गया वो यूनिट। फिर यूनिट 2 में गया, तो यूनिट 2 में चीजें थोड़ी बदली, क्योंकि वहां पे नया चीज आई, वो थी एचटीएमएल और सीएसएस। राइट। हाँ, वो पहली बार मैं पढ़ रहा था, बट वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि मतलब यूनिट 2 में लगा मुझे कि मैं सही जगह पे आया हूँ। यूनिट 1 में तो लग रहा था कि हाँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ चीजें यूनिट 1 में हमें क्लैरिटी नहीं होती, यूनिट 2 में जब हम हाँ, बिल्डिंग करना पहुँचते स्टार्ट ना। करते हैं ना, हाँ, कुछ हाँ, बनाना स्टार्ट करते हैं। वही चीजें थी। जब यूनिट 2 में जब मुझे एचटीएमएल से पढ़ाया गया, तो मुझे लगा अरे यार, ये इसी चीज के लिए मैं बना हूँ, क्योंकि बहुत राइट। इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो चीज दिख रहा था। यूनिट 1 में क्या था कि बेसिकली डीएसए करो, बस रन करो, खत्म कहानी, कुछ चीजें दिख नहीं रही थी प्रैक्टिकली। बट एचटीएमएल में क्या होता है ना, कि आप फ्रंट एंड, एक तरह से आप यूआई क्रिएट करते हो कोड डाल के, तो राइट। वो चीज दिखती है, तो तुम मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव वाइब्स आती है कि चलिए, मतलब आप सही काम कर रहे हो, मतलब वो चीज दिखती है। राइट। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एचटीएमएल सीएसएस। मैंने बहुत प्रोजेक्ट बनाए, मैं स्टैटिक पेज ही बनाता था, क्योंकि उस समय डायनामिक बताया नहीं गया था, बेसिक बताया गया था कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, या बहुत सारे फीचर्स होते हैं उसमें, डिव कैसे क्रिएट किया जाता है, पैराग्राफ कैसे क्रिएट किया जाता है, सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स यूआई भी होते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड होता है, जो पहले जो रेडीमेड, मतलब रेडीमेड सीएसएस है, आपके लिए ऑलरेडी डिजाइंड है, बट वो बाद में आता है जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तब। लेकिन बेसिक में आपको खुद से अपना सीएसएस क्रिएट करना होता है। तो 2 भी अच्छा से गया, टीएसए भी बेसिक ही था, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ था, कुछ कुछ चीजें, जैसे कि बाइनरी सर्च वगैरह पढ़ाया गया था हम लोग को। यूनिट सेकंड में ही। हाँ, बाइनरी सर्च यूनिट सेकंड में ही पढ़ाया गया था। और अंकुश चिमनेनी अभी पढ़ाते हैं क्या वो? हाँ, पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं। हाँ, तो वो बहुत अच्छे टीचर है, मुझे हाँ, बहुत वो अच्छे लगे थे वन ऑफ डीएसए द के लिए। बेस्ट टीचर। हाँ, डीएसए में 2 टीचर मुझे बहुत अच्छे लगे, एक अंकुश चिमनेनी और एक पंचमूर्ति करके कोई टीचर, वेणुगोपाल, वीनू जानते हो? गोपाल, हाँ हाँ, है हाँ, अभी भी है वो। हाँ, वो दोनों टीचर मुझे बहुत अच्छे लगे डीएसए में। बेसिकली उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। फिर यूनिट 2 में मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे मार्क्स अच्छे थे। फिर यूनिट 3 में मैं गया, फिर वहाँ चीजें फिर थोड़ा बोरिंग लगा। यूनिट 2 बहुत इंटरेस्टिंग था, बट यूनिट 3 में थोड़ा लगा कि बोरिंग, इसलिए क्योंकि वहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ाया गया था, जैसे कि शायद स्वानंद कदम पढ़ाए थे हम लोग को। स्वानंद सर पढ़ाते हैं। हाँ, तो एडवांस जावा बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, उनमें कोई उनकी टीचिंग स्किल्स पे कोई डाउट नहीं है, बट यही चीजें थी कि मेरे लिए वो नई चीज थी, तो मैं थोड़ा ग्रैस्प करने में टाइम ले रहा था। बट फिर भी मैं कैसे भी पास कर गया यूनिट 3 भी, उसमें भी रिपीट, तो क्योंकि मेरे आपका डीएसए कैसे चल रहा था साइड बाय हाँ, साइड? वही मेरा प्लस पॉइंट यही था कि मेरा डीएसए बहुत अच्छा हो गया था। भले ओके। मैं कोडिंग में लैग कर रहा था, यूनिट 2 में भी मेरी कोडिंग में अच्छी मार्क्स नहीं थे, बट डीएसए के वजह से मुझे प्रमोट कर दिया गया था। यूनिट 3 में भी सेम चीजें हुई।
कि मेरा डीएसए प्लस पॉइंट हमेशा रहा मसाई में। डीएसए मेरे लिए अच्छी थी क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था बचपन से ही, तो वो बेसिकली डीएसए जिसका मैथ्स अच्छा होता है वो लाइक डीएसए जो में। अगर हाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसका हाँ लॉजिकल रीजनिंग तो डेफिनेटली अच्छा होगा अच्छा ही। होगा ये। हाँ, ये और बहुत जब इंजीनियरिंग डीएसए बैकग्राउंड वाले के लिए डीएसए अच्छी मतलब आसान हो जाएगी और चीजें। डीएसए हम कर रहे हैं उसमें लॉजिक चाहिए होता है हाँ और लॉजिक चाहिए होता है, सही बात बोल रहे हो। फिर इस प्लस पॉइंट इस तो वही चीज ये थी कि डीएसए मेरे लिए प्लस पॉइंट था, जिसके कारण मैं बार बार बच जा रहा था। मेरी कोडिंग अच्छी नहीं थी उस समय, बट फिर भी यूनिट 3 भी डीएसए की वजह से मैं बच। यूनिट 4 आया, वहां पे चीजें बिल्कुल अलग थी। मतलब जैसे 10th और 11th में डिफरेंसेस होती है ना, स्टैंडर्ड 10 और जब स्टैंडर्ड 11 में जाते हो तो एक बहुत ही हाँ ज्यादा गैप होती है, बहुत यस ज्यादा। राइट। मतलब कोड रिलेटेड नहीं कर सकते हो बिल्कुल, मींस ड्रास्टिक चेंजेस होती है सिलेबस में। वैसा ही था मसाई में भी। 3 के बाद जब तुम 4 में जाओगे, फ्रोम 4 में क्या हुआ ना, बैकएंड आ गया था, मोंगो डीबी वगैरह, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस आ गया था, जो बिल्कुल अलग था। मतलब इतना दिन से हम लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे थे, एचटीएमएल सीएसएस अच्छा लग रहा था, चीजें समझ में आ रही थी कि चलो भाई कुछ बना रहे हैं, एप्लीकेशन स्टैटिक पेज बना रहे हैं तो दिख रही है यूआई में। बट हाँ बैकएंड में कुछ दिखती नहीं है। वो तुम्हें कोड करो और जाके इंस्पेक्ट करो, वहां जाके तुम्हें चीजें पता चलेगी कि काम कर रहे हैं। बट धवल सर थे उस समय, अभी तो शायद नहीं है, धवल छेड़ा सर थे, उन्होंने बैकएंड बहुत अच्छा पढ़ाया, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बट ये था कि मेरा डीएसए अच्छा था, तो मैं यूनिट 4 में मैंने सोच रखा था कि डीएसए पे थोड़ा कम टाइम दूंगा, क्योंकि डीएसए में यूनिट 4 में क्या थी ना, बेसिकली 30 दिन का था, तो उसमें 30 या 33 दिन का होता है, तो उसमें डीएसए सिर्फ 15 दिन का हुआ। बाकी 15 दिन उन्होंने रेस्ट दे दिया था कि आप बैकएंड पे ध्यान दो ज्यादा, ठीक है। तो ओके ज्यादा चीजें पढ़ाई नहीं डीएसए में। यूनिट 4 में मुझे याद है रिकर्शन वगैरह पढ़ाया था, रिकर्शन और कुछ कुछ बैक चीजें थी मुझे। ट्रैकिंग। हाँ बैक ट्रैकिंग हुआ, ये सब पढ़ाया गया था। तो आसान थी वो चीजें, बहुत आसान है डीएसए में, रिकर्शन आप पढ़ोगे बहुत ही आसान है। तो मैंने फोकस किया बैकएंड पे, तो मेरा बैकएंड अच्छा हो गया था एक तरह से, क्योंकि मैं रोज लगभग 3 घंटे रोज रिवीजन करता था। ओके देखो अगर आपको चीजें, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है ड्यूरिंग द सेशन, तो आप उस चीजों को 10 बार देखो, 10 बार, तब तक देखो जब तक आपको समझ नहीं आ रही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ एक चीज और, जो चीज आज पढ़ाया गया उसको कोशिश करो आपकी आज ही सॉर्ट आउट कर लो। अगर आप कल के लिए छोड़ते हो ना, हाँ तो बेसिकली फिर आप समझ नहीं पाओगे चीजों को। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया, राइट। क्योंकि यूनिट 3 में मेरे साथ यही हो रहा था कि मैंने 2 सेशन कैजुअली ले लिया था कि चलो भाई बाद में देख लूंगा। बट वो क्या होता है ना, वो पिछला बढ़ता पाप। जाता है हाँ हाँ। पिछला पाप होता है कि आप प्रेजेंट में आ ही नहीं पाओगे। पास्ट ही नहीं खत्म हो रहा आपका, प्रेजेंट में आ ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपको रेस में रहना है तो आप चीजें को वहीं खत्म करो। जैसे अगर आज सेशन पढ़ाया धवल सर ने, तो 10 बार देखो, 15 बार देखो, जब तक कि आप मतलब उस कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी ना हो तब तक देखो। क्योंकि अगर आप चीजें क्या होता है ना बैकएंड में, कि आज जो सेशन है कल जो सेशन है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। हाँ राइट अगर राइट। हाँ अगर आप आज चीजें नहीं पढ़ते हो तो आपको कल वाली टॉपिक समझ में ही नहीं आएगी, तो वर्थलेस है आगे बढ़ने का। तो यही चीज मैं बोलूंगा कि बैकएंड के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप प्लीज क्लैरिफाई करना उसको उसी दिन, कि हाँ जो चीजें हैं आज ही खत्म करो। फिर यूनिट 4 भी मुझे एसिंक, मेरी एसिंक नहीं लगी उसमें भी, पर यूनिट 5 में जब आया तो वहाँ भी डीएसए लगभग खत्म हो चुकी थी। डीएसए में कुछ पोर्शंस बचे हुए थे, जैसे कि लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ाया गया था यूनिट 5 में। हाँ लिंक डीपी लिस्ट। ग्राफ पढ़ाएंगे आपको। हाँ ग्राफ नहीं, यूनिट 5 में पढ़ाया नहीं गया था, मैं बाद में बताऊंगा। उस समय सिर्फ ओके डीएसए ओके। में लिंक लिस्ट पढ़ाया गया था और कुछ नहीं, और रिवीजन चल रहा था, ठीक है। हम्म और फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट आया था, मतलब उस समय रिएक्ट पढ़ाया गया था हम लोग को। फ्रंट एंड के लिए नया टेक स्टैक है रिएक्ट, एक तरह से लाइब्रेरी है। हम्म। तो मुझे ऑन एन एवरेज सही लगा, ज्यादा टफ भी नहीं थी, ज्यादा आसान भी नहीं था, ठीक था, चीजें समझ में आ रही थी। प्रभंजन सर ले रहे थे उस समय क्लास। तो मुझे लगभग जब यूनिट 5 खत्म हुआ तो मेरी लगभग मैं 60% चीजें समझ गया था। 40% चीज थी जो बाद में लाइक लास्ट वाले लेक्चर में समझ नहीं पाया था। लास्ट 2 लेक्चर जैसे रिडक्स थंग्स वगैरह, मिडिल वेट्स वगैरह यूज होते हैं उसमें, वो चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी। बट फिर भी मेरे को एसिंक लग गया था यूनिट 5 में। क्यों ओके लगा था उसका रीजन ये है कि मेरा डीएसए में जैसा शायद डीएसए में कुछ उसमें कंडीशंस थी, तो एक यूनिट में मतलब एक इवैल्यूएशन में मेरे 4 नंबर आए थे, जबकि 5 चाहिए थी, मिनिमम क्राइटेरिया होता है। ओके। तो डीएसए और रिएक्ट में भी मेरा वैसा परफॉर्मेंस था नहीं, क्योंकि इवैल्यूएशन मेरे अच्छे गए नहीं थे। चीजें मुझे समझ में आ रही थी, बट होता है ना 3 घंटे के अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन हाँ देना होता काफी है। थोड़ा टफ तो हो मेरी इवैल्यूएशन अच्छा गया नहीं था, बट हाँ मुझे चीजें समझ में आ गई थी, और मैं जेन्युइनली रिपीट करना नहीं चाह रहा था, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरी एसिंक लग गई, तो फिर से मेरी यूनिट 5 रिपीट हुई, तो मैं 13 में चला आया।
मैं स्टार्ट करा था 11 से, यूनिट हाँ 1, हाँ यूनिट 1 में रिपीट हुआ, 12 पे आ गया था, और फिर 5th में मतलब फिर से 13 ऐसे वाले क्लास। बैच में आ गए आप। हाँ मैं 13 में आ गया भाई साहब। 13 में क्या था, सीन ही अलग थे पूरा। वहाँ पे बहुत बच्चे थे, 300 साढ़े 300 बच्चे थे। वेब 12 में 150 ही बच्चे थे। वेब 13 में एलएमएस भी चेंज हो गया था पूरी तरह। पहले अलग था, कैनवा आ गया था शायद वेब 13 में। एलएमएस चेंज हो गई, बहुत सारे नए नए स्ट्रेटेजी आ गई, जैसे प्रैम सेशन वगैरह आ गई, मेंटर सेशन आ गया। हाँ तो मुझे बोरिंग लग रहा था, इसलिए क्योंकि मैं चीजें पढ़ा हुआ था, बस मेरी एवोल्यूशन के कारण मुझे ऐसे करना पड़ा। तो मुझे पढ़ने में जेन्युइनली मजा नहीं आ रहा था, बट मैं सोचा कि यहाँ से निकलना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, एवोल्यूशन तो राइट पास राइट। करनी होगी। हाँ तो चीजें स्मूथली गई। मैं यूनिट 5 फिर पास करा, फिर 6 में आ गया मैं। ठीक है, वेब 13 ही बैच था। 6 में क्या होता है ना, सिर्फ रिवीजन होता है और कुछ नहीं। हाँ ये बताना भूल गया, यूनिट 5 में 13 में जब गया मैं, तो मैंने बताया था ना कि जब लास्ट टाइम मैंने यूनिट 5 करा था तो उसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया गया था। हाँ राइट। बट वेब 13 में नया चीजें आ गई, लिंग्विस्ट और ग्राफ थ्योरी आ गई। वो एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी कंपनी डिमांड करती है, वो इंटरव्यू में हाँ पूछती हाँ है। हाँ। तो वो चीज एक्स्ट्रा हुई यूनिट 5 में वहाँ पे। बाकी रिएक्ट तो प्रमंजन सर ने ही पढ़ाया था। फिर जब वेब मीन्स लाइक यूनिट 6 में गया मैं, तो वहाँ पे सिर्फ रिवीजन करना था। मीन्स आप एक तरह से ग्रेजुएट हो गए हो। यूनिट 5 तक ही जो सिलेबस है वो मसाई में है। यूनिट 6 में बस रिवीजन होती है, जो चीज आपने यूनिट 1 से 5 तक पढ़ा, बस वही चीज रिवीजन होता है डेली पर्पस पे। तो वहाँ पे पंचमूर्ति डीएसए ले रहे थे हम लोग के, जो मैंने बताया ना, वेणुगोपाल पंचमूर्ति, वेन्यू। वो डीएसए पढ़ा रहे थे। तो उनका रिवीजन बहुत काम करा मेरे साथ, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया। मतलब जो भी चीज डीएसए में जो मैं सही से समझ नहीं पाया था, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, स्पेस हाँ हाँ कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा से समझाया था। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, हाँ वो इतना अच्छा से बिल्कुल समझा। बेस से समझाते हैं ज्यादातर। हाँ बहुत अच्छा समझाता है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। बट बहुत अच्छी कंपनी अगर मतलब हायरिंग जो करती है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चन जरूर पूछेगी तुमसे। राइट। हाँ तो बहुत मैं बताऊंगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी तुम कोड करते हो, डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो देख लेना कि मतलब वो लॉजिकल के पीछे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछेंगे ही तुमसे इंटरव्यूअर। ठीक है ना। तो ये चीजें हुई। अब मैं वो भी पास, यूनिट 6 तो बेसिकली कोई इवैल्यूएशन होती नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल आप रिवीजन करो और कोई इवैल्यूएशन नहीं। तो आपका मतलब वेब 13 में आपका कंप्लीट हो गया था कोर्स। हाँ मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, वेव 5 में ही कंप्लीट हो गया था मेरा। ठीक है, सॉरी यूनिट 5 में। तो हाँ 6 में कोई इवैल्यूएशन नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे बस इसमें एक रिवीजन। रिवीजन यूनिट होती है आई थिंक। हाँ रिवीजन होती है। मेरे समय में कोई इवैल्यूएशन, अभी इवैल्यूएशन होती है क्या 6? अभी तो तुम गए नहीं हो, तुम्हें 6 आइडिया नहीं में नहीं होगा। नहीं, अभी तो 5th में ही हूँ। अभी हाँ अभी एक्चुअली कोर्स एक्सटेंड हो गया हमारा, वो बताऊंगा मैं आपको काफी ठीक है चीजें। ठीक है। मैं आप। जो अपनी बातें बता रहा हूँ, जब मैं था हाँ तो 6 में बेसिकली रिवीजन होती है, कोई इवैल्यूएशन नहीं होती है। तो वो भी जब खत्म हुआ तो मुझे, हाँ मेरी मेंटर सेशन थी 2। मसाई में क्या होता है ना, कि आपको मसाई एग्रेडेशन लेने के लिए या आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होने के लिए, उनका जो बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, मैक अगर आप वो, प्रोसेस। हाँ मैक प्रोसेस बोलते हैं उसको, अगर आप उसमें एक में भी लैग करते हो, तो आप जब तक उस चीज को क्लियर नहीं करोगे, आपको प्लेसमेंट के लिए बिठाएंगे नहीं। तो 14 मार्च को वेब 13 का प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें सिर्फ 50 बच्चे एडेड हुए थे। ठीक है, जिसमें मैं नहीं था। 300 में सिर्फ 50 बच्चे ही एलिजिबल थे। 14 मार्च से प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था वेब 13 के लिए। मेरा कारण क्या था, तो मेरा एक मेंटर मेरा छूट गया था। ठीक है, मेरा मेंटर सेशन एक मैंने मिस करा था, उसमें लो मार्क्स की वजह से। तो उन्होंने बोला कि आपको एक मेंटर सेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये क्लियर नहीं करोगे जब तक, तब तक आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मुझे उन्होंने ऐड नहीं करा था उस 14 मार्च वाले प्लेसमेंट में। उस 14 से लेके 30 मार्च तक में 50 बच्चे को सिर्फ मौका मिला था, जिसका पूरा मैक क्लियर था। ओके। हाँ जिसका मैक क्लियर, मतलब 250 बच्चे ऐसे थे जिसके मैक क्लियर नहीं थे। मतलब कुछ कुछ कोई डीएसए में लैग कर रहा था, कोई मेंटर सेशन में, कोई कोडिंग में लैग कर रहा था, कुछ कुछ रीजंस होंगे। बट सिर्फ 50 बच्चे थे जो एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए। तो वो जो 15 दिन था, वो एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उन लोगों के लिए जो उसमें ऐड थे, क्योंकि उसमें लगभग हाँ उस 15 दिन के अंदर 40 बच्चा प्लेस्ड हो गए थे। मतलब उसमें जो गए उस बैच जिसका मैक, वही मैं बता रहा हूँ, प्लीज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक क्लियर रखना अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुम्हारा प्लेसमेंट का 15 दिन वाला फेज है ना, हम्म। वहां अगर तुम प्लेसमेंट ले लेते हो, क्योंकि वहां प्लेसमेंट लेना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ 50 बच्चे के बीच में होंगे। याद रखना ये चीज। अगर तुम बाद में होते हो तो तुमको 300 बच्चे के बीच में कंपटीशन देना होगा, वहां सिर्फ 50 बच्चे में तुमको कंपटीशन देना है। और
कंपनी बहुत अच्छी कंपनी आती है, बहुत अच्छी कंपनी आती है, मतलब लगभग फ्रेश वर्क आएगी। मैं बता रहा हूँ मसाई का जो टॉप 5 कंपनीज है जो हायरिंग करती है, जो अच्छी पैकेज देती है, सबसे फर्स्ट पे है फ्रेश वर्क। ठीक है, फ्रेश वर्क 9 to 10 लाख पे करती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड में ग्लोबल लॉजिक। हाँ, ग्लोबल लॉजिक वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, वो भी अच्छी हायरिंग करती है। वो 6 एलपीए ही देती है या 5 to 6 एलपीए देती है, बट उनका सर्विस बहुत अच्छा है। ग्लोबल लॉजिक का मींस वर्किंग कल्चर बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब करियर स्टार्ट करने के लिए बेस्ट कंपनी है। थर्ड में है इंडसनेट, जिसमें मेरा हुआ है। इंडसनेट का भी मींस लाइक उसकी भी वर्किंग कल्चर बहुत अच्छी है, अभी मैंने एक्सपीरियंस करा है। फोर्थ में सिंजेंटा है और फिफ्थ में एडीपी करके। अभी बहुत सारी कंपनी आ गई जो हायरिंग करती है अच्छी, बट ये टॉप 5 कंपनी है जो मसाई में आती है ऑन एन एवरेज, मतलब जो अच्छी पैकेज देती है और जहां से आप करियर स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से। बाकी अगर आप 15 दिन, अगर आप वो 15 दिन मिस करते हो तो क्या होगा ना आपके साथ, आप एक फनल में फंस जाओगे। ये श्योर मैं बता रहा हूँ। फनल में फंसने का क्या मतलब है कि वहां पे 80% ऐसी कंपनी आएगी जो स्टार्टअप होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपने 15 दिन के अंदर प्लेसमेंट नहीं लिया, अगर आप 15 दिन के बाद एलिजिबल हो प्लेसमेंट में, या 15 दिन तक आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आप एक फाइनल में फंसोगे, ये तो फिक्स है। क्योंकि मसाई का ये क्या है कि वो हर 1 महीने बाद बैच स्टार्ट करती है, और क्या करती है ना, वो किसी भी पार्टिकुलर बैच में सिर्फ 1 महीना मतलब अच्छे से फोकस करती है कि मेरा जितना बच्चा हो सके प्लेस्ड हो जाए। उसके बाद वो क्या करते हैं ना, करंट बैच में शिफ्ट कर जाते हैं। समझ रहे हो बातों को? क्योंकि सपोज मान लो वेब 13 का भी प्लेसमेंट आज स्टार्ट हुआ, ओके, तो 1 महीना वो पूरा फोकस करेंगे कि करंट बैच जो है वेब 13 जितना हो सके बच्चे निकल जाए, जितना पूरा एफर्ट लगाएंगे वो अपने तरफ से। बट 1 महीना हुआ मींस वेब 14 का प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाला है अब, ऑब्वियसली। क्योंकि हर महीने बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो हर महीने प्लेस्ड मतलब प्लेसमेंट वाला बैच भी तो शिफ्ट होगा ना। राइट। तो 1 महीने बाद वो किस पे फोकस करेंगे? ऑब्वियसली वेब 14 पे। तो आप उस फाइनल में फंस गए हो आप। अब वो क्या होगा कि वेब 13 में आप अगर फाइनल में फंस गए हो तो 80% कंपनी स्टार्टअप कंपनी आएगी। अच्छा देखो, स्टार्टअप कंपनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूंगा बुरी है, बट उनके लिए अच्छी है। हाँ, क्या हुआ, आवाज आ रही है? नहीं, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मतलब उनके लिए अच्छी है जिसका कोडिंग बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मींस लाइक जो सीएस बैकग्राउंड से, उनके लिए स्टार्टअप बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूँ, स्टार्टअप में क्या होता है ना कि आप पे वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम 10 to 15 एम्प्लॉइज होती है। आप खुद समझ सकते हो 10 to 15 एम्प्लॉइज है तो एक बंदे पे कितना प्रेशर होगा। ऑब्वियसली उनको आउटपुट ज्यादा चाहिए आपसे, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो प्लस पॉइंट ये है कि आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा स्टार्टअप में, क्योंकि आप बहुत चीजें सीखोगे। 1 साल आपके लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है स्टार्टअप में काम करने का, बहुत हेक्टिक, लेकिन ये श्योर है कि आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि आपकी हाइक बहुत बढ़ सकती है। सीधा 500% हो सकता है, 400% भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने चीजें सीखी है वहां पे, आपने 12 घंटा या 13 घंटा आपको रोज देना पड़ेगा, और आपको मतलब बहुत सारे स्टैक आप सीख जाओगे वहां पे। तो आपके लिए ग्रोथ पर्पज से बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है वहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि वो आप पे इतना प्रेशर करेंगे कि आप वो कोप अप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए स्टार्टअप डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड है, आप सोच रहे हो कि मैं शार्प माइंडेड हूँ, तो आपके लिए स्टार्टअप बहुत अच्छा है करियर स्टार्ट करने के लिए। अदरवाइज फिर आप प्रेशर सर्वाइव नहीं कर पाओगे आईटी में। तो यही चीजें हुई मेरे साथ, मैं फाइनल में फंसा। मेरी, मैं बता तो रहा हूँ, 2 अप्रैल को मैं एलिजिबल हुआ, मेंटर सेशन मैंने दिया। धवल मसाई का ही शायद, इनको तुम जानते होगे, रितेश फिरोदिया को जानते हो? हाँ हाँ, रितेश सर। उन्होंने मेरा मेंटर सेशन लिया था, तो वो मेरा क्लियर हुआ था, और धवल सर ने भी लिया था, 2 मेंटर सेशन हुआ था। तो तो ये रिवीजन के बाद होता है या रिवीजन के टाइम होता है? रिवीजन खत्म होने के बाद, यूनिट 6 खत्म होने के बाद। मतलब यूनिट 6 के बाद कितना टाइम लगता है प्लेसमेंट में जाने के लिए? जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो बैच पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। वेब 11 12 में क्या था ना, जब यूनिट मींस लाइक यूनिट 6 प्रॉपर खत्म हुआ, 30 वीक्स प्रॉपर खत्म हुआ, उसके बाद प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था। बट वेब 13 में इन्होंने चेंज करा था। वेब 13 में 15 डेज के बाद ही इन्होंने प्लेसमेंट एक चैनल बना दिया था, और जिनका मैक क्लियर था उनको डाल दिया था प्लेसमेंट में। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अब शायद ये बैच टू बैच चेंज होती है। मेरे बैच में ये था कि उन्होंने यूनिट 6 के 15 डेज बाद ही प्लेसमेंट में डाल दिया था। बट नॉर्मली क्या होता है ना कि आपका कोर्स यूनिट 6 खत्म होने के बाद आपको प्लेसमेंट चैनल में डाला जाता है। तो ये चीजें थी वहाँ पे। फिर 2 अप्रैल को मैं एलिजिबल हुआ प्लेसमेंट के लिए। फिर चीजें वहाँ से मैं
बहुत सारे इंटरव्यू दिए मैंने, लगभग 25-30 इंटरव्यू होता है। मैं रीजन बता रहा हूँ क्या होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है ना कि आपका 2 राउंड लेने के बाद कोई अपडेट ही नहीं देगी। अपडेट ही नहीं देगी, आप बैठे रहो आप, कोई अपडेट ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्हें हायरिंग करना होता नहीं है। बेसिकली अच्छा। मसाई वाले मतलब बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ले जाओ, बट ऑब्वियस बात है। और मैं अभी का बात बता रहा हूँ, पता नहीं सिनेरियो अब क्या है, क्योंकि उस समय रजिस्ट्रेशन चल रही थी वार के कारण, बहुत सारी हाँ कंपनी हाँ, हायरिंग बंद। यूक्रेन। हाँ, वार के कारण अभी पता नहीं, अब शायद सॉर्ट आउट हो गई है, बट उस समय मेरे समय में क्या था कि रजिस्ट्रेशन आ गया था, तो कोई कंपनी हायरिंग करना ही नहीं चाह रही थी वो, ठीक है ना। हम्म। तो 2 प्रोसेस करते थे, प्लेटफॉर्म दे देते थे, टेस्ट लेते थे, 1 राउंड इंटरव्यू होता था, फिर चीजें खत्म हो जाती थी कि कोई अपडेट ही नहीं, आप वेट करते रहो, वेट करते रहो। राइट। हाँ, तो ऐसे-ऐसे मैंने 15-20 इंटरव्यू दिए हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी हुई, जैसे रेज़र पे हुआ। मैं रेज़र पे के बारे में तुम्हें बताऊँगा स्पेशली। रेज़र पे में क्या हुआ कि मेरे पहले रिटर्न दिया, क्लियर हुआ। हम्म। फिर फर्स्ट राउंड भी मैंने क्लियर किया, सेकंड राउंड भी क्लियर किया। मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मंडे को मेरे को मेल आया कि सॉरी, वी कांट प्रोसीड विद योर कैंडिडेचर बिकॉज़ द वैकेंसी इज़ क्लोज्ड एज़ ऑफ नाउ। ओके। इतना मेरे तो मतलब बहुत अप्रोक्सली हद आपने है। कितने इंटरव्यू दिए? मैंने 25 इंटरव्यू दिए हैं मसाई में टोटल। तो रेज़र पे मेरे लिए बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी थी वो, और हाँ हाँ, मतलब और आपका 20 इंटरव्यू भी काफी सही गया होगा। 20 जन शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो लास्ट राउंड तक सिर्फ 2 जन पहुंचे थे, मैं और एक कुमार करके लड़का था। तो उन दोनों का सिर्फ लास्ट राउंड हुआ था। क्या क्या मतलब क्या क्या कंपनीज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एक बार उसको और। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। देखो, ऑन एन एवरेज देखो तो ये फिक्स लेके चलो कि पहला राउंड तुम्हारा रिटेन होगा प्लेटफॉर्म पे, ओके। हम्म। दूसरा और तीसरा 2 टेक इंटरव्यू लेंगे ही, अगर अच्छी कंपनी है तो 2 इंटरव्यू तुम्हारे साथ होगा ही। एक पहला टेक इंटरव्यू 1, दूसरा टेक इंटरव्यू 2। ओके। और हाँ, अगर जिसमें 2 टेक इंटरव्यू है तो मिनिमम चांस है कि उसमें एचआर राउंड होंगे। मैक्सिमम कंपनी एचआर राउंड लेती ही नहीं है। हाँ, अगर कोई कंपनी सिर्फ एक ही टेक्निकल इंटरव्यू ले रही है तो उसमें एचआर राउंड हो सकती है, बट अगर कोई 2 इंटरव्यू ले रही है टेक्निकल, तो उसमें एचआर नहीं होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। टेक्निकल इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जाता है, एक बार थोड़ा। हाँ, हाँ, जैसे पहले मैं रेज़र पे का बात बता रहा हूँ। पहले मैं हाँ, मैं सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने जो प्रोजेक्ट करा है, हाँ। ठीक है? मैं जो-जो चीज़ बोला हूँ उसको प्लीज़ नोट करना। प्रोजेक्ट जो करा है, उसका पूरा आइडिया होना चाहिए। आपने जो सीवी में प्रोजेक्ट मेंशन करा है, उसका पूरा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई क्लोन किया वेबसाइट, ठीक है? वो बोलेंगे ओपन करो इसको, ठीक है? वीएस हम्म। कोड में पहले से आप प्रिपेयर करके रखना। और एक चीज़ और, एक फ्रंट एंड वाला रखना और एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके रखना जिसमें दोनों चीज़ें हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हैं, ठीक ठीक है? है। हाँ। वो तुम्हें बोलेंगे ओपन करो और डिस्क्राइब करो। तो ये गलती कभी मत करना कि डिस्क्राइब करने टाइम में ये मत बोलना कि ये पोर्शन सर मैंने किया नहीं है, मेरा फ्रेंड ने किया है, तो मैं इस चीज़ में इस चीज़ के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। वहाँ तुम रिजेक्ट हो जाओगे। ओके। समझ रहे हो? क्योंकि मतलब। तुमने जब वेबसाइट क्लोन किया होगा तो टीम के साथ किया होगा हाँ, ना? राइट राइट। तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि वो चीज़ें, हर एक चीज़ उस पार्टिकुलर क्लोनिंग वेबसाइट में तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। ये तुम वहाँ ये बोल नहीं सकते हो कि सर ये प पार्ट मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का पार्ट है, तो मुझे पता नहीं इसके बारे में। वो तुम एक तरह से बहुत गंदा हो जाएगा, फिर तुम्हारा रिजेक्शन फिक्स है वहाँ पे। तुम्हें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें फ्लो आना चाहिए पूरा प्रोजेक्ट का। नॉर्मली पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस वो पूछेंगे डिस्क्राइब करो इसको, हर कंपोनेंट। जैसे रिएक्ट का तुमने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो पूछेंगे हर हाँ। कंपोनेंट्स को, फंक्शनल कंपोनेंट, हर फंक्शनल कंपोनेंट को मीन्स डिस्क्राइब कर दो। आसान चीजें, बहुत आसान है, बट ये है कि उन्हें मौका नहीं दो कि तुम कुछ मतलब एक्सक्यूज उनको, देने का। हाँ, रिजेक्ट करने का मौका नहीं देना चाहिए। हाँ, मतलब एक्सक्यूज नहीं, तुम्हें नहीं भी आती है ना, तो तुम ऐसे ट्रीट करो कि सर डायरेक्ट बोल दो, सर सॉरी सर, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग राइट नाउ, बट हाँ ये चीज आई गेस ये चीज हो सकती है यहाँ पे। ये मत बोलना कि सर मैंने करा नहीं है या मेरा पार्ट नहीं है सर। तो हाँ। ये गलत, वहाँ पे तुम गलत इन्विटेशन दे रहे हो अपने आप को, तो ये और, चीज है। हाँ, और काफी ना लाइक काफी मेरे से क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या इंटरव्यू टाइम पे इंग्लिश आप करते कन्वर्सेशन या कैसे हाँ, रहती है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, योगेश सर ने भी बोला था स्टार्टिंग में, मुझे याद है कि तुम्हारा जब सर्वे हुआ था ना, तो उसमें 80% तुम्हारा कम्युनिकेशन मैटर करता है, 20% ही तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज मैटर नहीं करता। ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है तो तुम बहुत स्ट्रगल करोगे। तुम्हारा सिलेक्शन में मतलब जल्दी से सही कर लो उस चीज़ों को, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर तुम्हें नॉलेज भी उतनी नहीं है और तुम अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो चीज़ों को ना, तो एक अलग इंप्रेशन बनता है। इंटरव्यू को लगता है कि चलो, क्योंकि मेन क्या होता है, इंटरव्यू ये देखता है कि कल को अगर ये मेरी कंपनी में काम करे, तो हाँ। क्या होती है ना, क्लाइंट से बातें होती है। अगर आप किसी ओके। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, तो फॉरेन क्लाइंट से बातें होती है। तो वहाँ पे अब डेवलपर हो और आप उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, उसको समझा नहीं पा रहे हो चीज़ों को, तो
फ्रंट पे तो डेवलपर ही आके काम करता है ना। राइट। तो वो हाँ, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इसलिए उस पर्पस से वो लोग जरूर कम्युनिकेशन को देखते हैं कि हाँ, ये बंदे का कम्युनिकेशन अच्छा है कि नहीं, मेरी कंपनी के लिए एसेट है कि नहीं। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। और हिंदी में तो कभी स्विच मत करना जब तक वो बोले नहीं। स्टार्टिंग इंग्लिश से करना और हाइजीन मेंटेन करना इन द सेंस कि आप जैसे वो इंतजार मत करना कि वो तुम्हें बोले कि सर वीडियो ऑन करो। तुम पहले से वीडियो और ऑडियो मतलब ऑन करके रखना, हेडफोन वगैरह यूज करना, मतलब प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, अपने तरफ से कोई गलती मत करना ताकि गलत नेगेटिव वाइब्स बने। राइट। तो ये चीज होती है इंटरव्यू का। मैं बता रहा हूँ प्रोजेक्ट डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने प्रोजेक्ट मेंशन करा उस पर पूरा कमांड होना चाहिए, फ्लो तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरी डीएसए बहुत कम पूछी जाती है कंपनी में, बहुत कम। डीएसए बेसिकली फैंग के लिए होती है, जो फैंग हाँ जानते हो। हाँ हाँ, जो हाँ, जो बड़ी बड़ी। बड़ी एमएनसी है वो डीएसए के बेसिस पे हायरिंग करती है। हाँ, बट वो तो हाँ, वो सीधा डीएसए जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस हिसाब से तुम्हारा पैकेज होगा। बट यहाँ पे बिल्कुल अलग सिनेरियो है। मसाई में 80% ऐसी कंपनी है जो प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है वहाँ पे सिर्फ। क्योंकि डीएसए पूछेंगे भी तो इतनी आसान पूछेंगे कि तुम बता सकते हो। जैसे मेरे से पूछा था इंडस में, मैं बता रहा हूँ। पहला में मेरे से पूछा था कि प्रॉमिस को कैसे रिटर्न करते हैं, इसका लॉजिक लिखो, सिंपल सा। मतलब एपीआई कॉल बस। हाँ, कैसे करते, बहुत आसान था। और दूसरा जो मेरा लास्ट राउंड हुआ था उसमें मेरे से पूछा था कि जैसे बोला था कि स्ट्रिंग नाम अभिषेक झा प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ। तो वर्ड को रिवर्स करना है, कैरेक्टर को नहीं। मतलब समझ रहे हो, मीन्स प्रोजेक्ट पहले आना चाहिए। जैसे अच्छा अभिषेक अच्छा, झा हाँ हाँ प्रोजेक्ट है, हाँ हाँ। अभिषेक झा प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट पहले आने चाहिए, फिर झा, फिर अभिषेक। तो वर्ड्स को उन्होंने बोला था रिवर्स करने, जो बहुत आसान है। लूप लगाओ, स्प्लिट वाला फंक्शनलिटी लगाओ, एरे में कन्वर्ट करो, फिर रिवर्स कर दो फॉर लूप से। मैंने बता दिया था और फिर प्रोजेक्ट डिस्कशन हुआ था मेरा लास्ट राउंड में, बस और कुछ नहीं।